हाँ जी बेटे, देखो आज अपन को बात करना है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने देखा था कि जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस के बाद पायरुविक एसिड बनता है ना। क्या? पायरुविक एसिड। इस पायरुविक एसिड का फ्यूचर क्या है? फेट ऑफ पायरुविक एसिड लास्ट टॉपिक था, तो हमने देखा था एक तो ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पे जा सकता है। कहां जा सकता है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। दूसरा आपने देखा था लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और तीसरा प्रोबेबिलिटी था एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। इन दोनों के लिए कोई ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं चाहिए, देयर इज अ नीड ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अभी हमें जो बात करनी है, ये जो फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन, हम इन दोनों के लिए वर्ड यूज करते हैं, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे एक अलग टॉपिक की तरह, ठीक है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ी बात नहीं है। एरोबिक रेस्पिरेशन अभी हमें आपको आज डिस्कस करना है। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करनी है। कहाँ चलता कहाँ है? तो आपका आंसर है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया। मेन साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोडक्ट है, दैट इज अ पायरुवेट या पायरुविक एसिड, ये सेल के साइटोप्लाज्म से ये न्यूक्लियस मान लिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में बनेगा। अब ये ट्रांसपोर्ट करा जाएगा किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटो के अंदर, ठीक है। पहला काम ये होता है। अब इधर चलेगा एरोबिक ब्रेकडाउन, एरोबिक रेस्पिरेशन। किसका? पायरुविक एसिड का, ठीक है। इस एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या मेन इवेंट्स हैं, वो अपन को बात समझनी है। यही जिसको याद रहेगा वो एरोबिक रेस्पिरेशन को लेके परेशान नहीं होगा। जिसको ये बात नहीं याद होगी कि क्या क्या मेन चेंजेस होते हैं, वो दिक्कत परेशानी चलेगा। पहला कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है पायरुवेट का। पायरुवेट कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है? तो आप याद रखना, कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का। एक ग्लूकोज ब्रेक होगा तो 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं 3 कार्बन के, ठीक है। इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। 3 कार्बन का मॉलिक्यूल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनते हैं, 3 CO2 के मॉलिक्यूल बनेंगे। अभी हम वो लास्ट में देखेंगे। इनटू CO2 का मॉलिक्यूल कितना बनेगा? 3, ये याद रखना है। अब ये जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा वो किसके थ्रू होगा? 2 रिएक्शंस चलती हैं, एक लिंक रिएक्शन और एक क्रेब्स साइकिल। इन दोनों रिएक्शन से कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा किसका? पायरुवेट का, ठीक है। दूसरा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ही नहीं करना है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन से जो आपके एसिमिलेटरी पावर बनेंगे NADH2, ये इसको ATP के फॉर्म में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो ATP के फॉर्म में कन्वर्जन करेगा ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा NADH2 ब्रेक होके किसमें? NAD++2H++2 इलेक्ट्रॉन्स में। ये इलेक्ट्रॉन ETS के थ्रू मूव करेंगे एंड फाइनली ऑक्सीजन के पास जाएगा। ऑक्सीजन इसको रिसीव करता है एंड ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ETS ATP जनरेशन होता है। वो हम लास्ट में ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से आपको यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी ATP का सिंथेसिस देखने को मिलेगा और होता है, ठीक है। अब क्रेब्स साइकिल कहां पे चलता है, उसकी साइट की हम बात करें तो क्रेब्स साइकिल चलता है आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जब माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था तो डबल लेयर्ड या डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है ये। एक आपकी इनर मेम्ब्रेन, एक दूसरी आउटर मेम्ब्रेन थी। इधर जो ग्राउंड सब्सटेंस था इनका, इसको हम क्या बोलते थे? मैट्रिक्स, या इसके लिए वर्ड लिखते हैं क्या? स्ट्रोमा। इधर चलता है आपका क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है। दूसरा, ये ETS एंड
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहां चलेगा? तो आपका आंसर आएगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो मेम्ब्रेन आपकी है माइटोकॉन्ड्रिया की दिख रही है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। ये कौन सी मेम्ब्रेन है? आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन जो इनफोल्डिंग्स के तौर पे क्रिस्टी बनाती है, इसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन में जो हमारे जैसे फोटो सिस्टम में अपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स अरेंज होते हैं इनसाइड द मेम्ब्रेन। इसी इनर मेम्ब्रेन में वो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ईटीएस के रिड्यूसिंग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के सीक्वेंस में रिड्यूसिंग ऑर्डर में अरेंज होते हैं। वो हम जब ईटीएस पढ़ेंगे तब देखेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी अपन को आज का जो टास्क है वो लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल है। पहले हम लिंक रिएक्शन की बात करेंगे, फिर क्रेब्स साइकिल की बात करेंगे। लिंक रिएक्शन को हम गेटवे रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए। किससे ये बनेगा? तो बनेगा किससे? पायरुविक एसिड से। किससे बनेगा? पायरुविक एसिड, या इसी को आप लिखते हैं क्या? पायरुवेट। क्या लिखते हैं? पायरुवेट ब्रेक होगा किसमें? एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। अब स्टेटमेंट्स पे हम बाद में आएंगे, बस हमें ये रिएक्शन याद रखनी है। ये आपकी लिंक रिएक्शन है या गेटवे रिएक्शन है। क्या होगा? पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलाइसिस के बाद बना था, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, पायरुविक एसिड बन गया था ग्लाइकोलाइसिस से, उसके साथ रिएक्ट करेगा कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए, कोएंजाइम्स आर द डेरिवेटिव ऑफ विटामिन्स। किसके डेरिवेटिव्स हैं? विटामिन्स के डेरिवेटिव हैं। NAD प्लस जो NADH2 में कन्वर्ट होता है, फिर ऑक्सीडाइज होगा, NAD प्लस प्रोड्यूस कर देता है, मैट्रिक्स में रहता है। एंड देयर आर सम फैक्टर्स, एंड ये फैक्टर्स आपके नंबर में कितने होते हैं? 5 को फैक्टर्स होते हैं। इनके नाम पे बहुत सवाल बने हुए हैं। मैग्नीशियम आयन, लिपोइक एसिड, थायामीन, पायरोफॉस्फेट, NAD प्लस एंड कोएंजाइम ए, ये आपके को फैक्टर्स हैं गेटवे रिएक्शन के लिए। एंड प्रोडक्ट क्या है? एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड यहां प्रोड्यूस होता है एंड एक NADH2 का मॉलिक्यूल बनता है। एंड देयर इज अ एंजाइम दैट इज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। जो एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज कराता है, उस एंजाइम का नाम क्या है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि पहला कार्बन डाइऑक्साइड लिंक रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है। कहां प्रोड्यूस होता है? लिंक रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है। अब इस पूरी बात को कुछ स्टेटमेंट्स में यहां पे लिखा हुआ है। जैसे पहला, ये रिएक्शन कनेक्ट करती है ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल को। पहला पॉइंट क्लियर है, ठीक है। सो इसलिए इसका नाम हमने रख दिया लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन, कि मतलब ग्लूकोज का एंट्री क्रेब्स साइकिल में यही करवाता है। इसमें पहली बार CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, डिकार्बोक्सिलेशन होता है, इवॉल्व होती है। एसिटिल कोएंजाइम ए जो कनेक्टिंग मॉलिक्यूल है बिटवीन द ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, ये हमें पता है। डिकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रोजन जो होता है, डिकार्बोक्सिलेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बना, एंड डिहाइड्रोजन से क्या बनता है? NADH2 बनता है ना। एंड ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है, ऑक्सीडेटिव, ये ऑक्सीडेशन हो गया इस एसिटिल कोएंजाइम के फॉर्मेशन पे। तो अब आपको ये भी जो प्रोडक्ट बना है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक पायरुविक एसिड जब एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है तो क्या हो, कितना NADH2 बनता है? तो एक NADH2 बनता है। जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो आपके कितने? 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। तो सब में हमें 2 लगा देना होगा। इधर 2 एसिटिल कोएंजाइम बनेगा, 2 CO2 बनेगा और 2 NADH2 बनेगा, ठीक है। तो ये हम लास्ट में जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें डिस्कस करना होगा। कोफैक्टर्स की बात हो गई, ये हमारा लिंक रिएक्शन, इतना सी बात है। लिंक रिएक्शन में पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करा जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए में, बस ये याद रखना है। एंड पायरुविक एसिड कैन नॉट डायरेक्टली enter into the Krebs cycle. Acetyl coenzyme A can enter into the Krebs cycle. तो ये कन्वर्जन है
मतलब पायरेविक एसिड को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना कि जिससे वो क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाए। एक और बात याद रखनी है, एसिटिल कोएंजाइम ए इज द मॉलिक्यूल ऑफ 2 कार्बन। कितने का? 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, क्योंकि पायरेविक एसिड कितने कार्बन का मॉलिक्यूल था? 3 कार्बन का। 1 कार्बन आपका बाहर गया तो बचा कितने का? 2 कार्बन का मॉलिक्यूल बचता है। अब हम बात करेंगे क्रेब्स साइकिल की। क्रेब्स साइकिल का नाम देखो, क्रेब्स साइकिल ये साइंटिस्ट के नाम, इनके डिस्कवरर के नाम पे है। दूसरा नाम है टीसीए साइकिल। इस क्रेब्स साइकिल का जो पहला प्रोडक्ट है, जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है, वो आपका सिट्रिक एसिड बनता है, और सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे होते हैं, तो इसलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है। सिट्रिक एसिड पहला स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है तो सीए साइकिल भी बोल लेते हैं, है ना। सीए साहब है ये। डिस्कवरर है H.A. क्रेब्स, इनको नोबेल प्राइज भी इस बात के लिए मिला हुआ है। कहां पे चलता है? तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हमने पहले ही देख लिया है। सारे एंजाइम्स जो क्रेब्स साइकिल के चाहिए होते हैं, that all are present in the matrix of mitochondria except this one। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके लिए, या हम कहें क्वेश्चन के लिए। सक्सेनेट डिहाइड्रोजिनेज ये मैट्रिक्स में नहीं प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के, ये ध्यान रखना। ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल एसिटिल कोएंजाइम ए, जिसका कार्बन नंबर कितना है? 2 है, इसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करा दिया जाता है CO2 में। एक CO2 तो निकल गया लिंक रिएक्शन में, 2 CO2 इधर क्रेब्स साइकिल में और निकलने वाले हैं। दैट इज अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, पायरेविक एसिड एक्चुअली, है ना। क्रेब्स साइकिल का जो पहला स्टेबल कंपाउंड है, इसका नाम है सिट्रिक एसिड, और इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोल दिया जाता है। दैट इज द मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन। कितने? 6 कार्बन। हमने तो सोचा था कि एसिटिल कोएंजाइम में 2 कार्बन का ही है। जो इसका एक्सेप्टर है, जिससे ये एसिटिल कोएंजाइम ए रिएक्ट करता है, वो है आपका ऑलरेडी 4 कार्बन का कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। पढ़ा हुआ था कहां पे? C4 साइकिल में। अब इस साइकिल को देखो, फिर आप हम एक एक स्टेप चलते हैं। ये आपकी लिंक रिएक्शन है। पायरेविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट, कोफैक्टर NAD+ चाहिए, TPP चाहिए, Mg+ चाहिए, La चाहिए, एक आपका NADH2 बन गया। कोएंजाइम A, ये भी एक हमारा कोफैक्टर है, CO2 प्रोड्यूस हो जाता है। प्रोडक्ट क्या बना? एसिटिल कोएंजाइम A, दैट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ 2 कार्बन। 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ये अब क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। ऑक्सैलो एसिटेट, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA, जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है, इट रिएक्ट विद एसिटिल कोएंजाइम A इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एंड कोएंजाइम A रिलीज हो जाता है, एंड अगेन वो दोबारा से यूज होगा इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A। यहां पे इसके लिए ये इस तरह से यूज होगा, एंड बनेगा क्या? सिट्रेट, या इसी का नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी का क्या नाम है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, या शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे TCA साइकिल, है ना। तो ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड पहला स्टेबल कंपाउंड है किसका? क्रेब्स साइकिल का, ठीक है। इसलिए इसका नाम हमने रखा क्या? सिट्रिक एसिड साइकिल, या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या शॉर्ट फॉर्म में TCA साइकिल, ठीक है। इतनी बात। एंजाइम यहां पे चाहिए होता है सिट्रेट सिंथेज। पहले स्टेप का एंजाइम क्या है? सिट्रेट सिंथेज। एंड अगेन सारे स्टेप्स का कन्वर्जन देखें। वाटर का मॉलिक्यूल स्केप यहां पे निकलता है, आयरन कोफैक्टर है एकोनिटेज, सिस एकोनिटेट में कन्वर्ट हुआ। आपको देखो उन्हीं स्टेप्स को ध्यान रखना है जो एनसीईआरटी में बने हैं। सारे स्टेप्स को जानने की जरूरत नहीं है ना। जो नहीं है एनसीईआरटी में आप एक बार समझ लो, बाद में उसको ही हमें फोकस करना है। आयरन कोफैक्टर एकोनिटेज, वाटर यूज हुआ, आइसोसिट्रेट बना, एंड दिस स्टेप इज इंपॉर्टेंट। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। यहां पे अगेन आइसोसिट्रेट को ऑक्सैलोसक्सिनेट में कन्वर्ट करा जाता है, एंड देयर इज सिंथेसिस ऑफ NADH2 अगेन।
एंड डिहाइड्रोजनेज है, आइसोसिट्रेट एंजाइम है। ऑक्सैलो सक्सिनेट आपका फिर से डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ये और इंपॉर्टेंट स्टेप है। डिकार्बोक्सिलेशन यहां दोबारा हो रहा है। क्रेब्स साइकिल का पहला स्टेप है जहां पे डिकार्बोक्सिलेशन होता है। डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सैलो सक्सिनेट 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। डिकार्बोक्सिलेज मैग्नीज आयन की प्रेजेंस में एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, क्या बनेगा? अल्फा कीटो ग्लूटरेट, एंड दैट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ 5 कार्बन। कितने कार्बन का? 5 कार्बन का मॉलिक्यूल बना। फिर अगेन ये कोएंजाइम ए। अब देखो यहां पे थोड़ा सा आपको ऐड कर लूं मैं, ये रिएक्शन कहां चलती है? ये रिएक्शन कहां चलती है? ये आपकी लिंक रिएक्शन चलती है मैट्रिक्स उधर साइटोप्लाज्म में, है ना। तो ये जो आपका कोएंजाइम ए रिलीज हो रहा है वो कहां हो रहा है? इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो ये कोएंजाइम ए एक्चुअली यूज होता है यहां पे। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन अगेन होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहां रिलीज होता है एंड NADH2 का फिर से सिंथेसिस। एक NADH2 की सिंथेसिस यहां पे इस स्टेप पे और दूसरे NADH2 की सिंथेसिस इस स्टेप पे, और बना क्या? सक्सिनिल कोएंजाइम A, दैट इज द मॉलिक्यूल ऑफ 4 कार्बन। मतलब यहीं पे आपका पायरेविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया। एक कार्बन डाइऑक्साइड लिंक रिएक्शन में निकल गया, दूसरा ये है, तीसरा ये है, 3 कार्बन आपके बाहर। ठीक है, सक्सिनिल कोएंजाइम A का फिर से सक्सिनेट में कन्वर्जन, एंड ये भी स्टेप इंपॉर्टेंट है। एंड देयर इज सिंथेसिस ऑफ GTP, गुआनियोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड दैट इज इक्वल टू ATP। एनर्जी अमाउंट की बात करें तो लगभग बराबर होता है, ATP के बराबर होता है। थायोकाइनेज, एंड दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अगेन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। दैट मींस ये इस सबस्ट्रेट का इसमें कन्वर्जन से ही ATP डायरेक्ट बनता है। देयर इज नो नीड ऑफ ETS या इन्वॉल्वमेंट ऑफ ETS। तो ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होगा एंड देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ FADH2। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है। फ्यूमरेट आपका फिर से मैलेट में, एंड मैलेट आपका फिर से कन्वर्ट होता है किसमें? ऑक्सैलोएसिटेट में, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में, एंड अगेन देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ NADH2। तो टोटल इस साइकिल में देखोगे, एक एक करके काउंट करें तो पहला NADH2 ये सिंथेसाइज हुआ, दूसरा NADH2 ये सिंथेसाइज हुआ, तीसरा NADH2 यहां पे सिंथेसाइज होता है। मतलब एक क्रेब्स साइकिल में कितने NADH2 बन गए? NADH2 का नंबर बन गया 3। ठीक है, अब एक स्टेप यहां पे ये देखो, ये भी आपका एक एसिमिलेटरी पावर है, FADH2। क्या? FADH2 कितना बनता है? सिर्फ एक, 1। ऐसे एक और एसिमिलेटरी पावर बनता है GTP, या फिर इसी को आप ATP भी लिख सकते हैं, बनता है 1। ये एक साइकिल का प्रोडक्ट है, क्रेब्स साइकिल के एक साइकिल। जब एक साइकिल चल रहा होता है, कंप्लीट होता है क्रेब्स साइकिल का, तो एनर्जी का प्रोडक्ट ये आपको मिलता है। 3 NADH2, एक FADH2 और एक ATP। क्लियर हो गया? ये प्रोडक्ट्स आपके क्रेब्स साइकिल के हैं। अब आगे जो आपको इनके स्टेप्स को हमें यहाँ पॉइंट वाइज देखना है, कुछ पॉइंट्स जो लिखे हैं, इन पॉइंट्स को फटाफट देख लो। ये हो गया, हाँ, इन सिट्रिक एसिड देयर इज अ 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसलिए इसको हमने TCA साइकिल बोल दिया, ये हमने डिस्कस कर लिया है। क्रेब्स साइकिल में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इनका फर्स्ट एक्सेप्टर है, जो एसिटिल कोएंजाइम A को एक्सेप्ट करता है, तो और बनाता क्या है? सिट्रिक एसिड। एंड ऑफ द साइकिल ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इज रीफॉर्म्ड, दोबारा से ये बन जाता है, क्योंकि ये साइक्लिक मेटाबॉलिक पाथवे है। दैट ये रीफॉर्मेशन कंपलसरी है, रीजनरेशन कंपलसरी है, जिससे ये साइकिल कंटिन्यू चल सके। ठीक है, तो ये आपको यहां देख भी लिया है। OEA फिर से आपका रीजनरेट हो गया, रीफॉर्म हो जाता है। एंड फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन ये है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एसिटिल कोएंजाइम A, वाटर चाहिए, सिट्रेट सिंथेस चाहिए, सिट्रिक एसिड बन गया, कोएंजाइम A बाहर। ठीक है, फिर ये शॉर्ट फॉर्म में आपको इतनी बात पता होनी चाहिए, सिट्रेट आइसोमेराइज होता है, आइसोसिट्रेट में और 2 स्टेप्स पे सक्सेसिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब 2 CO2 बाहर गया,
ठीक है, क्या बनता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है और फिर सक्सिनिल कोएंजाइम ए में ऑक्सीडाइज होके फिर से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, और ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड आपका कहाँ पे यूज होता है, यहाँ पे ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड फर्स्ट स्टेप में यूज होता है। तो ये आपकी रिएक्शन साइक्लिक पाथ पे चलती रहती है। ठीक है, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइम ए टू, अब उन स्टेप्स की बात कर रहे हैं जहां पे एसिमिलेटरी पावर्स बनते हैं। जब सक्सिनिल कोएंजाइम ए सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा होता है तो जीटीपी बनता है। ये आप साइकिल को भी साथ में देखते रहोगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये देखो, सक्सिनिल कोएंजाइम ए सक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा है, सक्सिनिक एसिड में देयर इज सिंथेसिस ऑफ जीटीपी। क्लियर? ऐसे ही आपको इन्हीं सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे कि आइसोसिट्रेट जब ऑक्सैलो सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है देयर इज सिंथेसिस ऑफ NaDH2। इस स्टेप, इस रिएक्शन को ढंग से पता होना चाहिए। अल्फा कीटो ग्लूटरेट जब कन्वर्ट होता है सक्सिनिल कोएंजाइम में देयर इज अगेन सिंथेसिस ऑफ NaDH2। ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इधर मैलेट ऑक्सैलोएसिटेट में कन्वर्ट होता है देयर इज आल्सो सिंथेसिस ऑफ NaDH2। तो ये रिएक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनके एंजाइम्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं पे क्वेश्चन बनता है, किस कन्वर्जन पे NaDH2 बनता है। ऑप्शन डायरेक्ट पूछा जाता है, आपको सबस्ट्रेट दिया जाएगा, प्रोडक्ट दिया जाएगा। इन्हीं स्टेप्स को यहाँ पे एक एक करके लिखा हुआ है। देखो, ये जीटीपी की बात हो गई, एंड 1 GTP इज इक्वल टू 1 ATP। एनर्जी के रिस्पेक्ट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। एंड 3 पॉइंट है साइकिल में जहां पे NADA प्लस को रिड्यूस करा जाता है NaDH2 में। किसमें? NaDH2 में। एंड आपको एक ऐसा पॉइंट जहां मिलेगा FAD प्लस को FADH2 में रिड्यूस करा जाता है। वो पॉइंट्स हमने देख लिए। ठीक है, एंड ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजनेशन अकर्स एट 4 प्लेसेस इन 1 क्रेब्स साइकिल। ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजनेशन 4 प्लेसेस पे होता है। 3 तो कहां पे, जो आपके 3 NaDH2 बनते हैं, एक FADH2 बनता है। ठीक है, तो यहां से आपके प्रोडक्ट्स आ जाते हैं 3 NaDH2। एक NaDH2 से 1 NaDH2 से 3 ATP का फॉर्मेशन होता है, और एक FADH2 से 2 ATP का सिंथेसिस होता है। दैट मीन्स 3 NaDH2 कितने ATP बनाएगा? 9। 1 FADH2 2 ATP, 1 GTP is equal to 1 ATP. तो total number of ATP will be 12 ATP। किसमें? in 1 cycle of Krebs cycle। ठीक है, तो ये एक जब क्रेब्स साइकिल चलता है तो आपको कितने ATP मिलेंगे? 12 ATP मिलेंगे। यहां पे ये डाटा आपका लिखा हुआ है। लिंक रिएक्शन में भी आपको एक NaDH2 बनता है। जब एक पायरेविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है तो वहां भी एक NaDH2 बनता है। ठीक है, अभी लिंक रिएक्शन के लिए यहां पे बात लिखी है। लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल अकर्स 2। लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल 2 बार चलेगा जब एक बार ग्लाइकोलाइसिस होगा। कैसे? ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किसमें? पायरेविक एसिड में। किसमें? पायरेविक एसिड में। कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। क्या इसको बोला अपन ने? ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोला? ग्लाइकोलाइसिस। अब इस 2 पायरेविक एसिड में से, इधर हम इस पेज पे बात करें, पहला पायरेविक एसिड और ये दूसरा पायरेविक एसिड। ठीक है, सेकंड, ये पायरेविक एसिड फर्स्ट, इसको दे देते हैं, ये पायरेविक एसिड सेकंड। ये लिंक रिएक्शन से किस में कन्वर्ट होगा? एसिटिल कोएंजाइम ए में। एंड अगेन ये किस में कन्वर्ट होगा? एसिटिल कोएंजाइम ए में। ठीक है, और इस स्टेप से क्या मिलेगा? एक NaDH2 यहां बन जाएगा। कंप्लीट प्रोसेस को एक साथ हम यहां पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर लेते हैं। ये कौन सी रिएक्शन होगी? बोलो भाई। ये लिंक रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है? लिंक रिएक्शन है। अब एसिटिल कोएंजाइम ए को
कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जो कि 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है। कितने का? 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है। और यहीं पे एक और प्रोडक्ट बनता है, फर्स्ट CO2 यही बनता है। ठीक है, अब इस एसिटिल कोएंजाइम ए से क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा? 2 CO2 बन जाते हैं, 2 CO2 बन जाते हैं। और अब मैं डिटेल प्रोडक्ट लिख रहा हूं, 3 NaDH2 बनेंगे, जो किसके बराबर होंगे? बोलो भाई, 9 ATP के। किसके? एक बनेगा FADH2, किसके बराबर होगा? 2 ATP के। एक बनेगा GTP, किसके बराबर होगा? 1 ATP के। सेम एज इट इज इसके साथ भी 2 CO2 बनेगा और प्रोडक्ट आपके 3 NaDH2, मतलब 9 ATP, 1 FADH2, 2 ATP, 1 GTP is equal to 1 ATP। तो टोटल करोगे इसको तो कितने बनेंगे? 12 ATP यहां पे भी और 12 ATP यहां पे भी। कैलकुलेट करो, ये आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया एक ग्लूकोज का। अब ATP को काउंट कर लो। अब यहां ग्लाइकोलाइसिस का भी तो जोड़ लें, ग्लाइकोलाइसिस का हिसाब किताब गड़बड़ हो रहा था। इधर बनता है 2 ATP, कितना बनता है? 2 ATP, और बनता है 2 NaDH2। क्या बनता है? 2 NaDH2 बनता है। इस NaDH2 से हमें या तो मिलेगा 4 ATP या हमें मिलेगा 6 ATP। यही हमने पढ़ा था। अब देखो इधर एक और बात रह गई, यहां ये कितने ATP के बराबर होगा? 3 ATP। सबको ATP के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, 3 ATP। ठीक है, चलो जोड़ो। अब 2 + 4, पहले हम 4 वाला केस लेके चलते हैं। 6, 6 और 6 12, 12 और ये 12 12 24, कितने हो गए? 36। ठीक है, अब वहां पे 6 अगर ऐड करोगे तो 38। तो आपके टोटल एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कंप्लीट ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बनेगा? हाँ जी, ये भी देखो कंप्लीट रिएक्शन। 2 CO2 यहां पे, एक यहां पे, 4 और 2 कितने? 6 CO2 प्लस 6 H2O का भी मॉलिक्यूल बनता है, प्लस अब लिखोगे 36 या फिर 38 ATP। बोलो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहां साथ में क्या लगेगा? ऑक्सीजन, और वो कितना? 6। तो ये 6 कार्बन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन का रिजल्ट है। दिस इज द क्रेब्स साइकिल या एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, एंड कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है इधर ग्लूकोज का। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन से हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 36 या फिर 38 ATP। दैट्स इट, ये आपका कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ। अभी हम लास्ट में एक ETS पढ़ने के बाद ये जो आपका एनर्जी का चार्ट है, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। क्या? रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। वो बैलेंस शीट भी हमें पढ़नी होगी, कहां से कितनी एनर्जी मिलती है, जो हमने यहाँ पे एक जनरलाइज तरीके से समझ ली है। इसकी प्रैक्टिस करके आना, कल इसके आगे बात करेंगे।